हेलो स्टूडेंट्स, देखो सीए फाइनल की आरटीपी मई 2022 की क्लास है जिसमें थोड़े अमेंडमेंट आए। वैसे तो अमेंडमेंट बेचारे थोड़े ही थे, बस वो सेबी रेगुलेशन ने थोड़ा सा रायता ज़्यादा फैला दिया। कोई बात नहीं, करेंगे। सबसे फर्स्ट थिंग देखो, आपका अमेंडमेंट कहते हैं इसमें दिया है कंपनीज एक्ट 13 में। कंपनीज एक्ट 13 में अगर आपको याद हो, जो चैप्टर 3 है मीटिंग ऑफ बोर्ड्स एंड इट्स पावर्स, उसके अंदर एक टॉपिक आता है कि अगर कोई डायरेक्टर वीसी या एवीएम मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑडियो विजुअल मीन से कहते हैं इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, तो जो मेनली कुछ फाइनेंशियल मैटर और होते थे उसमें वो कॉरम में काउंट नहीं होता या उसमें वो काउंट ही नहीं होता। अब वो पॉइंट हटा दिया गया। तो इसका मतलब आपका जो ये रूल है मैटर्स नॉट टू बी डेल्ट विद इन अ मीटिंग थ्रू वीसी और एवीएम, ये पॉइंट अब क्या कर दिया गया है, ओमिटेड कर दिया गया है। तो अपना वीएसआई मॉड्यूल हो या आपके पास आईसीआई मॉड्यूल हो, वहाँ पर ध्यान रखना कि अब ये मैटर भी किस में डिस्कस किए जा सकते हैं, वीसी और एवीएम के रूट से जो बोर्ड मीटिंग होगी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट थिंग। सेकंड, ये तो पहले ही आपके पास ऑलरेडी मॉड्यूल में कहते हैं इसमें होगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, वो फॉरेन कंपनीज या जो आउटसाइड द इंडिया कहते हैं इसमें इनकॉर्पोरेट हुई है कंपनियाँ, चाहे उनका बिजनेस इंडिया में है या नहीं है, प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टेब्लिश किया या नहीं है, उनको इस पूरे चैप्टर 9 के प्रोविजन से क्या दे सकती है, एग्जम्पशन। तो ये तो फॉर्मेलिटी है। ये थोड़ा अच्छा पॉइंट है और ये थोड़ा सा ध्यान रखना, एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। देखो ये अच्छा पार्ट था, नो डाउट अच्छा पार्ट है, क्योंकि अगर आपके माइंड में पहला वाला कॉन्सेप्ट है कि ये मैटर कहते हैं इसमें वीसी एवीएम में डिस्कस किए जा सकते हैं, तो पहले तो आप कहते थे नहीं सर पर अब किए जा सकते हैं, तो काम का है, ये तो फॉर्मेलिटी है। वो तो आपको क्वेश्चन में हिंट मिल जाएगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्जामिशन दे दी, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्जामिशन दे दी तो हम कौन है बीच में बोलने वाले, वो एग्जामिशन चलेगी। अब चैप्टर 9 में एग्जामिशन फॉरेन कंपनी को मिल रही तो देने दो। ये थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, आप फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन देखना, उसमें इलेक्ट्रॉनिक मोड से जो ट्रांजैक्शन किए जाएंगे वो उसको फॉरेन कंपनी में काउंट करवाते हैं। अब यहां पर पॉइंट क्या आ गया कि अगर मान लो, सबसे पहले कंपनियां ध्यान रखो, IFSC जो एस्टेब्लिश किए गए सेक्शन 18 ऑफ सेज एक्ट, अगर वो लोग सिक्योरिटीज ऑफर कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन लिस्टिंग, तो उसे आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में काउंट नहीं करोगे। मतलब ये स्पेसिफिकली ध्यान रखना सॉरी, IFSC वाला कनेक्शन, IFSC जो कहते हैं इसमें सेंटर से सेज में जो एस्टेब्लिश किए गए हैं, अगर वो सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिक मोड में ऑफर भी कर दे तो भी वो फॉरेन कंपनी में जो इलेक्ट्रॉनिक मोड है उसमें काउंट नहीं होंगे। तो एक तरह से इनको फॉरेन कंपनी नहीं माना जाएगा। नॉट कहाँ गया, ठीक है, तो ये भी काम का है। अब अगर आपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के बिहार पर एक सेक्शन 150 है डेटा बैंक, और उसके बिहार पर एक रूल 6 है, वैसे रूल 6 इतना बड़ा था जिसमें वो आपको ऑनलाइन सेल्फ असेसमेंट टेस्ट पास करना पड़ता है, तो वो वाले पॉइंट में थोड़ा सा पॉइंट और ऐड हो गया। मतलब वहां पर जो एग्जिस्टिंग बी पॉइंट था ये रिप्लेस हो गया, किससे, इससे। तो अब आपने क्या कह दिया कि अगर कोई पे स्केल ऑफ डायरेक्टर या इक्विवेलेंट इन मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ द सीजी और एसजी और एक्सपीरियंस है, और ये सब कितने साल वाले चल रहे हैं, वो 3 इयर्स का, क्योंकि रूल 6 में किन किन को टेस्ट पास करने की जरूरत नहीं है, उसमें से ये पर्सन भी आते हैं, ठीक है। तो 3 इयर्स का कनेक्शन है। अब 3 इयर्स का देखो कहते हैं इसमें कौन से कहते हैं मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट,
जो कॉमर्स, कॉर्पोरेट अफेयर्स, फाइनेंस, इंडस्ट्री, पब्लिक एंटरप्राइज से जुड़े हुए हैं, जो गवर्नमेंट कंपनीज या स्टैट्यूटरीज कंपनी सेटअप अंडर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट एक्ट, उन पर नहीं है। एक चीज और ऐड कर दी, मेरे को ये थोड़ी पसंद है, ये वाला पार्ट, CA, CS, CMA इन प्रैक्टिस प्लस एडवोकेट ऑफ कोर्ट। अगर उनका 10 इयर्स का अपना एक्सपीरियंस है तो उनको भी टेस्ट पास करने की जरूरत नहीं है। और टेस्ट कितने से पास करते हैं, कितने % चाहिए, 50। अटेम्प्ट की लिमिट नहीं है, कब तक पास करना है, डेटा बैंक में नाम इंक्लूड होने से 2 इयर्स। तो मेनली रूल 6 ये हो गया। सेबी में थोड़ा सा ज़्यादा पोर्शन आया डिफिकल्ट नहीं आया, 2-3 जगह बहुत अच्छी चीज़ें बनाई है, मे बी वो एग्ज़ाम में काम दे दे। तो देखो इसको समझो। सबसे पहला जो रेगुलेशन 3 है, आईसीए ने एक काम बहुत बढ़िया किया है, इसने खुद ने पेज नंबर और सब बताएं कि किसकी जगह आया है। जैसे आप आईसीए का मॉड्यूल है तो पेज 2.51 पर जाओ, उसके अंदर ये कहते हैं एप्लीकेबिलिटी है, उसके बिया पर ये आ गया। मतलब जो सेबी रेगुलेशंस थी पहले कहाँ एप्लीकेबल कहते हैं इसमें थी, उसकी जगह आपने कुछ और वर्ड ऐड कर दिया और अच्छा काम क्या किया, अमेंडेड रेगुलेशन करके आपने पूरा बताया। मतलब अब क्या हो गया उसके जगह वर्डिंग, तो अब ये वाला कहते हैं इसको फॉलो करना है। तो सबसे पहला जो मेन बोर्ड ऑफ स्टॉक एक्सचेंज या एसएमई एक्सचेंज, एक नया ऐड कर दिया, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म थोड़ा स्टार्टअप को बेस बनाते हुए कहते हैं इसमें बनाई गई थीम है, तो उनके ऊपर भी ये एप्लीकेबल है। मतलब भाई सेबी है, एलओडीआर है, तो होना तो किसी न किसी लिस्टेड कंपनी के भी यहाँ पर है, तो लिस्टेड में क्या क्या आ रहा है, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज इस पर भी है, ये पहले भी थे। एक बार ये प्रोविजन एप्लीकेबल हो गए तो उसके बाद आगे भी एप्लीकेबल रहेंगे। अगर मार्केट कैपिटल क्राइटेरिया कहते हैं इसमें आपका जो प्रेस्क्राइब था उससे कम भी हो गया कोई दिक्कत नहीं, मतलब वंस एप्लीकेबल फॉर एवर एप्लीकेबल। अब उसके बाद रेगुलेशन 6 ये इस पेज पर है, तो इसके अंदर आपने क्या कर दिया मतलब ये इन्होंने एक अच्छी चीज बनाई है, ही जहां पर भी है वहां शी वर्ड फिट कर दिया, हिम जहां पर भी है वहां हर वर्ड फिट कर दिया, मतलब फीमेल को भी रेस्पेक्ट दे रहे हैं। तो ये तो फॉर्मेलिटी है। ये अच्छा पॉइंट कहते हैं इसमें, देखो कर दिया 17A में, जिसके इक्विटी शेयर्स लिस्टेड है केवल अपन उसी को क्या करेंगे इस रेगुलेशन में काउंट करेंगे 17A में। देखो क्लियर कट वर्ड दिया, किसके लिए, 17A के भी आप पर। नेक्स्ट 18(1)D, जो अमेंडेड रेगुलेशन क्या बन गया, ही वर्ड है उसके साथ सी और आ गया, बस और कुछ नहीं है। तो जो चेयरमैन पर्सन ऑफ ऑडिट कमेटी वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा एंड ही और शी शैल बी प्रेजेंट एट एजीएम टू आंसर द क्वेश्चंस। दे गई शेयर होल्डर्स की जो क्वेरीज है। रेगुलेशन 21 में रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में देखो थोड़ी सी चीजें एक्स्ट्रा ऐड हुई है, तो मेरा मानना यह है कि ये एग्जाम के लिए काम किया रिस्क मैनेजमेंट कमेटी पर्टिकुलर। अब ये अमेंडेड वाली रेगुलेशन पूरी कहते हैं इसमें जो है वो दे रखी है, तो ये आपको फॉलो करना है। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में मिनिमम 3 मेंबर्स होंगे, जिसमें मेजॉरिटी क्या होना चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, अब इसमें एक नया कनेक्शन ऐड आया है, आउटस्टैंडिंग एसआर इक्विटी शेयर्स। इस एसआर वर्ड का मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है, इसका मतलब है सीनियर राइट। मतलब ये कॉन्सेप्ट नया डेवलप हुआ है, इक्विटी शेयर्स विद नॉर्मल वोटिंग राइट या सिंपल वोटिंग राइट। इक्विटी शेयर्स
विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट, ये तो आपने सुने ही होंगे। अब ये कॉन्सेप्ट किसकी बात कह रहा है? इक्विटी शेयर्स विद सीनियर राइट, मतलब हो सकता है 1 शेयर पे, एग्जाम्पल की बात करें तो 2 वोटिंग राइट और मोर हो सकता है। ये प्रमोटर्स क्या करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ज़्यादा कहते हैं इसमें वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स ले लेते हैं और बाकी को नॉर्मल वाले देते हैं। तो अगर मान लो आपके पास लिस्टेड एंटिटी है और उसके पास आउटस्टैंडिंग सीनियर राइट इक्विटी शेयर्स है, तो ऊपर तो 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से काम हो रहा था, अब इसने क्या कह दिया कि एटलीस्ट 2/3 ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कमेटी शैल कंप्राइज फ्रॉम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कम से कम 2/3 फिर कहते हैं इसमें होने चाहिए। तो ये अच्छा चेंज किया है। फिर देखो नेक्स्ट, पहले वर्ड था वंस कि रिस्क मैनेजमेंट कमेटी को साल में कम से कम एक बार मिलना चाहिए, अब वंस किससे रिप्लेस हो गया? ट्वाइस से। तो नया रेगुलेशन कहते हैं इसमें, देखो क्या आ गया, द quorum for a meeting of risk management committee shall be either 2 members or 1/3 of members of committee whichever is higher, including at least 1 member of the board of director in attendance। ये तो खास नहीं है। फिर आपकी 180 डेज मैक्सिमम गैप के साथ मीटिंग कहते हैं इसमें होती रहनी चाहिए। पहले टॉप 500 कहते हैं कंपनीज होती थी, अब उसकी जगह टॉप 1000 कंपनीज आ गई। बस ये ध्यान रखना, जो ये पॉइंट इन्होंने लिखा नहीं है मैं लिख देता हूँ, नंबर ऑफ मीटिंग ऑफ RMC रिस्क मैनेजमेंट कमेटी मिनिमम ट्वाइस इन अ ईयर, कम से कम साल में 2 बार तो मिलेंगी। ये तो आ गया quorum कितने से बनेगा। अब नेक्स्ट आया, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनाओगे, ये तो ठीक है, ये ऊपर से रिपीटेशन, मतलब ये इसने पूरा दे दिया। अच्छा यहाँ लिख दिया, मतलब जो अपन ने ऊपर डिस्कशन किया है आपको ये वाला पार्ट फॉलो करना है। ये पूरी अमेंडेड कहते हैं इसमें रेगुलेशन है। तो जो मैंने स्टार यहाँ बनाया, यहाँ से इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, स्टार अपना यहाँ ले आते हैं, ये फॉलो करना एग्जाम के लिए। नेक्स्ट रेगुलेशन 24 क्लॉज 5। देखो पहले सब्सिडरी कंपनी के नॉट लेस देन 50% अगर आप शेयर सेल करे थे तो वो SR और पास करना पड़ता था। अब इसमें नॉट लेस देन और इक्वल टू वर्ड भी आ गया, मतलब जो लेस देन है उसके साथ इक्वल टू वर्ड और ऐड कर दिया गया। तो देखो इन्होंने रेगुलेशन दिया भी होगा कहीं, नहीं कोई बात नहीं। अच्छा ये आ गया, तो लेस देन 50% मतलब 49.99% और कहते हैं .50% दोनों काउंट होंगे। मोर देन 50% की बात नहीं कर रहा है, अप टू 50% की कहते हैं इसमें बात कर रहा है। तो फिर SR पास करना होगा। शैल नॉट है, विदाउट है, तो मतलब इसमें से नॉट हटा दो, उसमें से आउट हटा दो तो बच जाएगा क्या? बाईपासिंग SR। फिर ही के साथ सी आ गया, ठीक है। हाई वैल्यू डेप्ट लिस्टेड एंटिटीज और आपने इसमें ऐड कर दिए। यहाँ पर एक और चेंज हुआ था, 15 वर्ड 21 से रिप्लेस हो गया, ये भी ध्यान रखना। मतलब क्वार्टरली कॉम्प्लायंस पहले आपको कहते हैं इसमें एंड ऑफ क्वार्टर से विद इन 15 डेज में देना पड़ता था स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म, अब उसकी जगह वर्डिंग क्या आ गई 21। तो 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव तो कम से कम कहते हैं इसमें आपका हो ही सकता है। अब जो अपनी स्टेक होल्डर ग्रीवेंसेस कमेटी थी उसकी जगह नाम क्या दे दिया? स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, बाकी सेम।
एक नई कमेटी का नाम और दे दिया 5A पॉइंट करके, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के, उसमें ये होंगे, तो ये तो फॉर्मेलिटी है। फेमा, देखो फेमा में कोई खास चेंज कहते हैं इसमें नहीं आया, बस ये है कि जो आप ECB है, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, वहां पर जो पहले वाला था रेट, उसको थोड़ा डिफरेंट वे से मेंशन कर दिया, शैल नॉट एक्सीड 100 बेसिस पॉइंट अबव द लिबोर। पहले क्या था, लिबोर प्लस 100 बेसिस पॉइंट, ऐसे वर्डिंग थी, उसको आपने इससे चेंज किया, तो ये भी कोई खास चेंज नहीं है। ये तो हो गए अपने अमेंडमेंट का पोर्शन। एक थोड़ा सा ध्यान रखना, जो PMLA है, PMLA के अंदर भी कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं, जैसे कुछ तो रूल्स ऐड हुए, मैं आपको बताऊं, रूल 345 ये ऐड कहते हैं इसमें, अभी रिसेंटली हुए हैं PMLA में, May 22 के स्टडी मटेरियल में। और May 22 के स्टडी मटेरियल में इसका मतलब ये आपके भी एग्ज़ाम में काम में आ सकते हैं। वो मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड और के बिया पे रूलिंग आई है। हाँ, ये पेज नंबर 3.16 स्टडी मटेरियल है, ये सेक्शन 12 के बाद रूल 3, ये आपका मेन रूल, मतलब रूल 345 है वैसे तो 3, पर रूल 3 मेन है, ये ऐड हुआ है, तो ये देख लेना स्टडी मटेरियल में चेंज किया है। और एक सेक्शन 60-61 और थोड़े थ्योरेटिकली वो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, रेसिप्रोकल अरेंजमेंट जो होते हैं फॉरेन कंट्री के साथ, उसके ऐड किए गए। चल अब अपन लेते हैं केस स्टडी। देखो केस स्टडी में कहते हैं इसमें क्या है, हमेशा मुझे जो पैटर्न पसंद है, पहले आप इतनी थ्योरी पे जाओ ही मत, आप सीधा क्वेश्चन से देखो क्या कोई सॉल्यूशन आ सकता है। It is evident from the case scenario that Lakshmi Nidhi Limited started its business with paid up share capital of 95 lakh. Keeping in view the minimum paid up share capital with which a Nidhi can be started, how much is the excess paid up share capital Lakshmi Nidhi Limited had when it started its operation? निधि कंपनी के पास प्रेफरेंस शेयर सब नहीं हो सकते, केवल कौन से होंगे, इक्विटी शेयर्स, कम से कम कितने रुपीस के, 5 लाख। आपके पास कितना है, 95 लाख, तो मतलब चाहिए 5 लाख थे, आपके पास 95 है, तो एक्सेस कितना हो गया, 90 लाख। तो आंसर देख लो, जहाँ 90 लाख आए, सी। फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 लक्ष्मी निधि लिमिटेड डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ ₹1 पर शेयर। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिविडेंड it is permitted to declare without seeking approval of jurisdictional RD? RD से पूछे बिना कितना दे सकते हो, 25%। अब इसके शेयर की वैल्यू कितनी है, बस ये देख लो, 10 का 25 दे सकते हो %, मतलब 2.5 पर शेयर। 2.5 चेक कर लो, 2 पर शेयर गलत है, 1 बिल्कुल ही गलत है, 2.50 पैसा, ये सही हो गया, सी। नेक्स्ट, द केस सिनेरियो स्टेट्स दैट लक्ष्मी निधि लिमिटेड आल्सो प्रोवाइडेड लॉकर फैसिलिटी टू इट्स मेंबर्स। अरे लॉकर फैसिलिटी आते 20% का कनेक्शन, ध्यान रखो आपकी जो इनकम आ रही है, तो 20% पे चले जाओ, बी, क्योंकि लॉकर फैसिलिटी से जो इनकम है वो आपकी इनकम के 20% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाय डिक्लेयरिंग डिविडेंड ऑफ 1 per share, Lakshmi Nidhi Limited is required to pay ₹9,50,000 as dividend amount to members. How much amount is required to transfer to general reserves? Equal to the dividend declared. जितने अमाउंट का डिविडेंड डिक्लेयर करोगे उतने अमाउंट किस में ट्रांसफर करना है आपको, जनरल रिजर्व्स में। तो देखो आंसर क्या होगा, अरे सिंपल है, 950 करे और 950 ट्रांसफर करना है। इसमें मैंने आंसर किया, उन्होंने एंड में दे रखे थे, मैंने आपके यहाँ पर इसके साथ ही ला दिए। केस स्टडी पहले आराम से सॉल्व करो, बिना आंसर देखो करो, ज़्यादा बेटर है। क्रॉस मैच करना है तो नीचे ही है इसके। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, PIRP दे रहा है प्री पैकेज के लिए, मैं PIRP वर्ड ज़्यादा पसंद करता हूँ।
वो भी प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। CIRP भी इतना सक्सेसफुल नहीं है, फेल हो रहा है, तो एक नया कॉन्सेप्ट पैदा हुआ, कौन सा? PIRP। चलो, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अप्लाइंग फॉर इनिशिएशन ऑफ PIRP बाय कॉर्पोरेट डेटर? ही इज एलिजिबल टू सबमिट अ रेजोल्यूशन प्लान अंडर सेक्शन 29A, मतलब रेजोल्यूशन एप्लीकेंट होना चाहिए, सही है। He has not undergone a PRIP during the 3 years preceding the initiation date। गलत है, PIRP वर्ड नहीं आएगा, ये वाला सही है, हैज़ कंप्लीटेड, तो इसकी वजह से ये गलत हो गया, तो आंसर ये हो गया। आप PIRP अप्लाई कर रहे हो तो पिछले 3 सालों में आपने CIRP के लिए अप्लाई नहीं किया हो, ये वर्डिंग दे रखी है, वो तो आप क्रॉस मैच कर लो। PIRP may be made in respect of corporate debtor who commits a default subject to condition that majority of directors of CD have made a declaration stating among the other corporate debtor shall file an application for initiating PIRP within a definite time period, 90 days fix। Next, an application for initiating PIRP may be made in respect of a corporate debtor who commits a default subject to the condition that members of CD have passed SR। ये तो आप देखो, जो इन्होंने नए सेक्शन ऐड किए हैं 54 से पूरी चेन, उसमें कुछ बहुत अच्छी काम की चीज़ें हैं। PIRP के आजकल आई से पीछे पड़ी हुई है, ये केस स्टडी भी देखो ICE ने इसी के लिए बना कर दी है। Corporate debtor shall obtain an approval from its financial creditor not being its related parties representing। फाइनेंशियल क्रेडिटर चाहे CIRP हो चाहे PIRP हो, सब में 66% है, और 66% मेनली टारगेट किसका करना है? पहले फाइनेंशियल डेप्ट का। ये कह रहा है लेस देन 66%, गलत है, नॉट लेस देन 66%। B, adjudicating authority shall within a period of ... days of the receipt of application for PIRP by an order admit the application। एप्लीकेशन एडमिट चाहे CIRP की हो चाहे PIRP हो, दोनों में सेम टाइम है 14 डेज। B, अब कुछ इंडिपेंडेंट MCQs है। A1 Software Limited facing continuous losses and financial crunch for last 4 years in order to save company from the implementing liquidation, it proposes a scheme of compromise to its creditors worth rupees 1,50 lakh। ठीक है, स्कीम फाइल की गई जुरिस्डिक्शनल ट्रिब्यूनल। हाउ मैनी क्रेडिटर्स इन वैल्यू मस्ट एग्री एंड कंफर्म टू द स्कीम जिससे ट्रिब्यूनल मीटिंग ना बुलाए? 90%। पढ़ लो, आपको अगर कहते हैं इसमें नहीं ध्यान है तो सेक्शन 230, 90% की कहते हैं इसमें कंसेंट सही है। 1,50 लाख का 90%, 15 लाख कम कर दो, मतलब 1,35 लाख। ए, क्योंकि देखो ये हो गया 80%, ये कोई 85 हो गया, ये 95 हो गया, वो ए सही है। शिवदेव सबमिटेड हिज क्लेम एज एन ऑपरेशनल क्रेडिटर टू लिक्विडेटर of Chiranjeevi Food Products Limited, which is under liquidation. After submission of his claim, Shivdeep is desirous of altering it. Out of the following 4 options, जो correctly state करा है time period within which he can alter the claim after the submission. ये किसकी बात कर रहा है? लिक्विडेटर की बात कर रहा है। अच्छा, ये तो नंदी से, मैं देख रहा हूँ डेटा कहाँ से गड़बड़ हो गया। अच्छा, शिवदीप कहते हैं इसमें कर रहा है। देखो, आपने लिक्विडेटर को जो क्लेम कहते हैं सबमिट कर दिया है, 14 डेज का आपके पास टाइम आता है, आप उसे चाहो तो ऑल्टर कर सकते हो। नंदीस एक रेजिडेंट इंडियन है, रेमिटेड USD 1 लाख ऑन 7 जून 2021 टू हिज सन ईशान। कोई बात नहीं, $2,50,000 की पर फाइनेंशियल ईयर की लिमिट है। 71 फिर किए वाइफ के लिए जो USA जा रही है, कितने हुए? 171। सन को डिजीज हो गई, फॉर स्पेशलाइज ट्रीटमेंट ऑफ मेधावी, मतलब वाइफ के लिए
79,000 और करने हैं, 171 और 79 जोड़ दिए 250, 30 जुलाई विद इन नेक्स्ट 10 डेज मेधावी रिकॉर्डर हो गई। इसमें तो किसी की अप्रूवल नहीं देनी। $250,000 तो अलाउड है विदाउट ऑब्टेनिंग अप्रूवल ऑफ RBI। Nandis can send further foreign exchange to his son Ishan only in the month of April 22 or thereafter। जनवरी 22 गलत है, तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा। केवल जुलाई के महीने में करेगा, ये गलत वर्डिंग दी है। अप्रैल से लेगा, फाइनेंशियल ईयर बिगिन कब से हो जाता है? अप्रैल से होगा, तो इसलिए आंसर ए है। आफ्टर 5 years of stay in USA, Mr. Umesh came to India at his paternal place in New Delhi for the purpose of conducting business with 2 younger brothers, Rajesh and Somesh, and contributed a sum of rupees 10 lakh as his capital. Simultaneously, Umesh also started a proprietary business of selling artistic brassware, jewelry, procured directly. Within a period of 2 months after his arrival from USA, Mr. Umesh established a branch of his proprietary business at Minnesota, USA. You are required to choose the appropriate option with respect to residential status of Mr. Umesh and his branch for the financial year 2020-21। देखो फेमा में आपको बहुत सारे टीचर छुड़वा देते हैं एक्ट, मैं प्रेफर नहीं करता। फेमा डिफिकल्ट एक्ट नहीं है, डेटा ज़्यादा है। 3-4 बार डेटा की अच्छी प्रैक्टिस कर लो। अगर मान लो फेमा किसी दिन ज़्यादा नंबर का आया, जैसे अभी वो क्या किया, उसने दिसंबर 21 में IBC को खींचा। क्यों? क्योंकि इस्क्रा के मार्क्स, सरफेसी के मार्क्स अनसर्टेन चल रहे हैं, तो ऐसे केस में उसके मार्क्स कोई से भी एक्ट को मिल सकते हैं। वो फेमा हो सकता है, वो आपका सेबी हो सकता है, अभी IBC कर दिया। FCRA तो खैर कर नहीं रहा, अभी इतने टाइम में तो देखने में आया, उसका तो फिक्स 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो फेमा में कुछ गिनती के टॉपिक आपको देखने हैं। नंबर 1, रेजिडेंशियल स्टेटस, मोर देन 182 डेज प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर, यहाँ वर्डिंग है, इनकम टैक्स है 1 day प्लस, ठीक है। नंबर 2, अब इसमें क्या है कि मान लो कोई पर्सन प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में मोर देन 182 डेज इंडिया में स्टे कर गया, लेकिन वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आउटसाइड द इंडिया 3 में से किसी पर्पज के लिए गया, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस और वोकेशन या अनसर्टेन पीरियड। जिस दिन गया उसी दिन से वो क्या बन जाएगा? PROI, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। उल्टा कर दो, PROI इंडिया में 3 पर्पजेस के लिए आता है, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, वोकेशन या अनसर्टेन पीरियड। यहाँ इन्होंने क्या चालू किया है? बिजनेस। तो जिस दिन ये इंडिया में आए उसी दिन से क्या बन गए? PRII, ठीक है। अब PRII किसको कंट्रोल कर रहा है? उस ब्रांच को जो आउटसाइड द इंडिया है, तो ब्रांच भी क्या मानी जाएगी? PRII। C, ये दोनों के दोनों क्या माने जाएंगे? PRII। ब्रांच में क्या कंफ्यूज कर रहे हैं कि सर वो तो आउटसाइड द इंडिया, पर कंट्रोल कौन कर रहा है? PRII। तो PRII जिसको कंट्रोल करेगा वो भी PRII। Akshara Builders and Developers, a company listed on BSE, contemplating upper revision in the rate of interest of its existing 12% bond by 1%, जिससे 13% इंटरेस्ट दे। मीटिंग बुलाई 14 अगस्त को। ये प्रपोजल BOD के सामने रखा गया था 14 जुलाई को। अब आपको बताना है कि इसके बारे में सेबी को कब तक इंटीमेशन दे देनी चाहिए। 11 days बिफोर होता है स्टॉक एक्सचेंज को। 14 जुलाई को रखा है तो स्टॉक एक्सचेंज को उससे पहले चला जाएगा। माइनस कर दो, 3 आ रहा है क्या आंसर? कहीं 3। X receives an antique statute from his best friend who resident abroad। फ्रेंड रिलेटिव से 1 लाख तक अलाउड था, फ्रेंड नहीं है। फ्रेंड से लोगे वो FCRA में आ जाएगा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन। तो ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन बन गया। अब लेते हैं अपने थोड़े बड़े क्वेश्चंस, कहते हैं इसमें दिए। विभूति मैकेनिक्स लिमिटेड हैविंग रजिस्टर्ड ऑफिस एट राजेंद्र प्लेस, न्यू दिल्ली, वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 17 Feb with 5 directors who are responsible for managing the affairs of company.
Harshit, one of the directors, look after the marketing function, but his understanding with the other 4 directors is dwindling day by day, मतलब खराब होती जा रही है. Other 4 directors हैं निपुण, लक्षिता, श्रेयस एंड विदुर. हर्षित के अलावा बाकी 4 है. और वो सस्पेक्टिंग किसी ट्रांजेक्शन में है. हर्षित इज इन्वॉल्व इन सम इलीगल एक्टिविटीज विच मे कॉज ए ह्यूज लॉस टू द कंपनी. वो ये कह रहे हैं. नाउ दे आर कंटेम्पलेटिंग रिमूवल ऑफ हर्षित फ्रॉम द ऑफिस ऑफ डायरेक्टरशिप. मतलब उनको लग रहा है हर्षित नालायक है, उसको बाहर निकाल लो. कीपिंग इन व्यू इज इलीगल एक्टिविटीज, निपुत, लक्षिता, श्रेयस एंड विदुर कैन रिमूव हर्षित बाय पासिंग बोर्ड रेजोल्यूशन. नो वे. सेक्शन 169 क्लॉज 1 पढ़ लो. किसी डायरेक्टर को रिमूव करना है तो आपको जनरल मीटिंग में क्या पास करना होगा? OR. अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सेकंड टर्म के लिए अपॉइंट किया गया तो उसको रिमूव करने के लिए क्या पास करना है? SR. बस. हर्षित कैन बी रिमूव्ड बाय पासिंग अ SR. नो नीड, ओनली BR इज सफिशिएंट. निपुण वांट्स टू अपॉइंट दिशांत, एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, बट इज वेरी क्लोज टू हिम एज डायरेक्टर इन द प्लेस ऑफ हर्षित आफ्टर हिज रिमूवल एज डायरेक्टर. कर दो, पर शेयर होल्डर्स को कहते हैं इसमें पहले पूछ लो. तो ये काफ़ी मोटा क्वेश्चन दिया है, आंसर पढ़ लेना, मैंने कंक्लूजन बता दिया है. नेक्स्ट, मिस्टर वासु मदन लाल, वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ फ्लोरेंस शेयर्स प्राइवेट लिमिटेड, वाज फाउंड टू बी गिल्टी ऑफ कॉन्ट्रावेंशन अंडर द सेबी एक्ट 1992 अंडर सेक्शन 27 and was imposed a penalty of rupees 70 lakh wide order of SEBI dated 14 April 2021. सेबी ने इसको डिमांड नोटिस भेजा, भाई पेनल्टी दे दे, लेकिन उसने देने से मना कर दिया और थोड़े टाइम बाद वो मर गया. हिज एसेट ऑर्डर कितने का पेनल्टी का? 70. इसकी एसेट 70 लाख की है जो उसके सन राजगोपाल को मिली, जिसमें एक प्रॉपर्टी 25 लाख की मॉर्गेज की गई थी बाय टेकिंग अ बैंक लोन. चलो इसको साइड में कर दो, तो 35 लाख तो सीधे ही इन हैंड है. Recovery proceeding under section 28A were initiated against Mr. Rajgopal by the recovery officer for recovering the penalty amount payable by Mr. Vasu Madan. की जा सकती है लीगल आयर के अगेंस्ट में, सेक्शन 28 सीधा ही बोलता है. Whether it was valid to initiate the recovery proceeding against the Mr. Rajgopal? Yes. What shall be the liability of Mr. Rajgopal in such recovery proceeding? देखो जो लीगल आयर है, चलो बैंक वाला पैसा है वो साइड में कर दो, 60 लाख में से 25 लाख को साइड में कर दो तो 35 लाख तो दो. तो देखो कहीं आया नहीं क्या सॉल्यूशन? ये रहा, 35 लाख उसको देने पड़ेंगे. नेक्स्ट लेते हैं. मिस्टर तुषार माहेश्वरी सबमिटेड हिज कैंडिडेचर फॉर बीइंग अ रेजोल्यूशन एप्लीकेंट ऑफ वर्ल्ड चैम्बर्स लिमिटेड इन परसुएंट टू एन इन्विटेशन मेड for the names of prospective resolution applicant under section 25 of the IBC by Mr. Manish Dave, the resolution professional. देखो IBC की थीम बच्चे पता नहीं क्यों छोड़ रहे हैं, हमने तो VSI में कैटेगरी A में इसको ऐड किया है. IBC इतना सिंपल प्रोसेस है, लेंदी है मैं मना नहीं करता, पर प्रोसेस सिंपल है. कॉर्पोरेट डेटर मेन पार्टी लेना है, उसने डिफॉल्ट की तो CIRP कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के लिए या तो फाइनेंशियल क्रेडिटर सेक्शन 7 या ऑपरेशनल क्रेडिटर सेक्शन 8 एंड 9 या कॉर्पोरेट कहते हैं इसमें डेटर जो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट भी होता है वो खुद अप्लाई कर सकता है AA को. AA 14 डेज में यस या नो बोलेगी. मान लो AA ने एप्लीकेशन एडमिट कर ली, ये होगी CIRP कमेंसमेंट डेट. CIRP कमेंसमेंट डेट से विद इन 180 डेज में प्रोग्राम खत्म हो जाना चाहिए. 90 डेज का एक्सटेंशन और है प्लस 90, ओवरऑल 330 डेज में कमेंसमेंट से प्रोसीडिंग क्या हो जानी चाहिए? खत्म. जैसे CIRP की एप्लीकेशन एडमिट होगी, मॉरिटोरियम का ऑर्डर दे दिया जाएगा, तो शूट और फाइल नहीं होंगे, कुछ प्रोसीडिंग नहीं की जा सकती, कुछ की जा सकती है. IRP अपॉइंट कर दिया जाएगा. IRP अपने अपॉइंटमेंट से विद इन 30 डेज में, मतलब एक तरह से कमेंसमेंट डेट से विद इन 30 डेज में COC बना देगा, जिसमें मेनली फाइनेंशियल क्रेडिटर है. COC जितने भी डिसीजन लेती है वो 66% वोटिंग से लेती है. COC फर्स्ट मीटिंग में RP को अपॉइंट कर देती है. देखो IP IRP भी बन सकता है, IP इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल RPP बन सकता है. लास्ट में रेजोल्यूशन नहीं हुआ तो लिक्विडेशन. अब IRP ने कहते हैं इसमें क्या किए, क्लेम्स मंगवाए पब्लिक अनाउंसमेंट करके सेक्शन 15, क्लेम आए उससे COC बना दी मेनली फाइनेंशियल क्रेडिटर से. COC ने RP को अपॉइंट कर दिया. RP का क्या स्टेप है, वो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम तैयार करता है.
इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम तैयार करने के बाद एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मंगवाता है, भाई कौन कौन खरीदना चाहता है सीडी को। तो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट जो सेक्शन 29A के भी यहाँ पे डिबार्ड नहीं होने चाहिए, वो अप्लाई कर सकते हैं, सही है। तो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आरपी से मांग लेंगे। फिर रिजोल्यूशन एप्लीकेंट क्या सबमिट करता है, रिजोल्यूशन प्लान। वो पहले सीओसी से 66% वोटिंग से अप्रूव करवाते हैं, फिर ए से कंफर्म करवाते हैं, तो रिजोल्यूशन हो गया। मान लो सीओसी ने रिजेक्ट कर दिया या ए ने कहते हैं इसमें सीओसी से अप्रूव्ड प्लान रिजेक्ट कर दिया, तो लिक्विडेशन चालू, फिर लिक्विडेशन स्टेट बनेगी और सेक्शन 53 में डिवाइड। तो आईबीसी मैं तो प्रेफर नहीं करता, देखो टॉपिक कहते हैं इसमें छोड़ने को, क्यों छुड़वाते हैं ये समझ में नहीं आता। मिस्टर तुषार इज अ स्पाउस ऑफ सिस्टर ऑफ मिस्टर अमित धारिया who is going to be involved in the management of World Chambers Limited as a director at the time of implementation of the resolution plan. तुषार मिस्टर अमित धारिया की सिस्टर का पति है और मिस्टर अमित धारिया किसमें, मैनेजमेंट इसी कंपनी के जो कॉर्पोरेट डायरेक्टर है जिसका CIRP चल रहा है, ठीक है। Mr. Tushar being a person resident in India was convicted under the provisions of FEMA Act for an act specified under 12th schedule of our IBC Act with imprisonment for 2.5 years and only 1 year and 3 months has expired from the date of his release of imprisonment. मतलब अब imprisonment से छूट गया। For not paying penalty arose due to bringing into India from USA during his temporary visit 2 crore worth Indian rupees. अब आपको बताना है कि तुषार को कहते हैं इसमें रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बनाया जा सकता है नहीं। देखो वैसे तो कहते हैं इसमें कोई बंदा अगर कन्विक्टेड फॉर ऑफेंस होता है तो जब तक 2 इयर्स ख़त्म नहीं हो जाते तब तक आप उसे क्या नहीं कर सकते, एलिजिबल नहीं मानते। लेकिन ये क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं है कुछ जनों पर। दिस क्लॉज इज नॉट एप्लीकेबल टू पर्सन हु इज़ अ कनेक्टेड पर्सन इन क्लॉज 3 ऑफ एक्सप्लेनेशन 1। अब कनेक्टेड पर्सन कौन, पर्सन हु इज प्रमोटर या मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, पर्सन हु शैल बी प्रमोटर ऑफ द कॉर्पोरेट डायरेक्टर ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आरपी। थर्ड क्या कह रहा है, होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी और रिलेटेड पार्टी। एक और नया ऐड किया गया, रिलेटिव जो है विद रेफरेंस टू एनी पर्सन अमंग द अदर इंक्लूड सन, डॉटर, सिस्टर, ब्रदर एंड देयर स्पाउसेस। सिस्टर का स्पाउस इसमें काउंट नहीं होता। मतलब सिस्टर का स्पाउस तो कितना माइट लेवल पे चला गया। तो मिस्टर तुषार को रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बनाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लू स्टार is a company incorporated in USA 4 years back and has no established place of business in India. Company has entered into the following contracts. चलो ठीक है, ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में इतने बनाए, मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट से बनाए, ओके। अपार्ट फ्रॉम अबव वन कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन एंटर्ड विद इट्स मैनेजर। द कंपनी इंटेंडेड टू ऑपरेट सिक्योरिटीज इन इंडिया। फॉर दैट पर्पज द सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी मिस्टर बैरी, वो पिछले 2 सालों की डिटेल देनी होती है, प्रिपेयर द प्रोस्पेक्टस अलॉन्ग विद अनेक्सिंग द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। जैसे एक्सपर्ट का स्टेटमेंट आ जाएगा सेक्शन 388। एक्सपर्ट्स कंसेंट वाज इश्यूड इन अ सेपरेट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू विच वाज गिवन इन द प्रोस्पेक्टस, ठीक है। फ्यू एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सिक्योरिटीज ऑफ ब्लू स्टार वर इश्यूड टू प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स विदाउट द प्रोस्पेक्टस, आउट ऑफ विच वन सच फॉर्म वाज इश्यूड इन कनेक्शन विद बोनाफाइड इन्विटेशन टू द पर्सन टू एंटर इनटू अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। देखो नॉर्मली सिक्योरिटीज के लिए प्रोस्पेक्टस देना है, लेकिन बोनाफाइड अंडरराइटिंग एग्रीमेंट हुआ तो उस केस में देने की जरूरत नहीं है। अब आपको बताना है वेदर एक्सपर्ट स्टेटमेंट कैन बी कंसिडर्ड टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोस्पेक्टस, यस। व्हाट कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स वुड हैव बीन अनेक्स्ड विद द प्रोस्पेक्टस बाय मिस्टर बेरी। एक तो एक्सपर्ट की कंसेंट, एक लास्ट 2 ईयर्स में जो मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट और कहते हैं इसमें बने उनकी डिटेल वो भी बतानी है। वेदर इट इज वैलिड ऑन द पार्ट ऑफ ब्लू स्टार फॉर इशूइंग फ्यू एप्लीकेशन फॉर्म विदाउट प्रोस्पेक्टस, नो। 392 का इनाम मिलेगा, तो ये देना है। फिर कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी और ये सब कुछ दो। कॉपी ऑफ अदर मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट जो ऑर्डिनरी कोर्स में नहीं बने। ऑर्डिनरी कोर्स वाले बताने की जरूरत नहीं, जो ऑर्डिनरी कोर्स से बाहर है पिछले 2 सालों में। तो देखो ऑर्डिनरी कोर्स से बाहर कितने थे, अच्छा क्वेश्चन बना है, ये तो फालतू है, ये दोनों 3 + 4 7। चैप्टर 9 छोटा चैप्टर है पर एग्ज़ाम के लिए 6 to 9 मार्क्स की वेटेज कवर कर सकता है। फॉरेन कंपनी बहुत बढ़िया चैप्टर है और अभी तो आई से पता नहीं क्यों उसके पीछे पड़ी हुई है। तो आप ये इश्यू नहीं कर सकते, वायलेशन करोगे तो 392 का इनाम मिलेगा।
लेकिन अगर अंडरराइटर को दे रहे हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बोनाफाइड अंडरराइटिंग एग्रीमेंट वहां पर एक्सेप्शन आता है। नेक्स्ट, Sakstra Foundation, a trust in running a renowned private school named M.K. Trivam, engaged in the activities of providing education from primary to higher secondary. ये तो FCRA का है। For the financial year ended March 2028, received an interest of rupees 35 lakh in its FCRA account, from which it withdraw rupees 5 lakh for conducting an open workshop with participation of school at the national level. For development of the children and the teacher in the school in tune with today's education, इनकम जो थी वर्कशॉप से 12 लाख है। रिसेंटली स्कूल ने एनुअल फीस कलेक्ट की स्टूडेंट से टोटलिंग टू ₹5 करोड़, जो फॉरेन स्टूडेंट से आई है 40 लाख। फॉर अ ट्रेनिंग प्रोग्राम टू बी हेल्ड ये है क्या, साक्षरता फाउंडेशन रिसीव्ड स्पॉन्सरशिप मनी ऑफ 10 लाख फ्रॉम Creamers Private Limited, in which 60% of the shares are held by Hausder Inc. USA company within the limits specified under FEMA। तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो फेमा की लिमिट में चाहे वो कहते हैं इसमें 50% और मोर वाला कनेक्शन हो फॉरेन का, फिर भी वो फॉरेन सोर्स नहीं है, और जब तक फॉरेन सोर्स नहीं बनेगा तब तक आप उससे जो भी पैसा लोगे वो किस में नहीं आएगा, FCRA में नहीं आएगा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन में नहीं आएगा। अब आपको बताना है कुछ चीज़ें, whether the amount received from Creamers Private Limited was to be deposited in FCRA account, identify in the given case the foreign contribution received by the Saksatra Foundation। देखो सबसे पहला इसमें ये कनेक्शन ध्यान रखना, ये अगर फेमा की लिमिट में तो फिर वो फॉरेन सोर्स नहीं है, तो वो जो 10 लाख आए वो तो क्या नहीं होगा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं बनेगा। अब आपको अमाउंट कौन कौन से कहते हैं इसमें मिले, 35 FCRA अकाउंट में जो था उससे इंटरेस्ट आया, FCRA से जो पैसा मिलेगा वो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन है, तो ये तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन हो गया। इनकम अर्न फ्रॉम वर्कशॉप, ये भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि देखो जो वर्कशॉप है वो किसके पैसे से की गई, इंटरेस्ट। जो फीस 40 लाख कहते हैं इसमें स्टूडेंट से ली गई थी वो नहीं आएगी, 10 लाख कहते हैं इसमें लिया गया है वो भी नहीं आएगा क्योंकि वो फॉरेन सोर्स से नहीं लिया। नेक्स्ट, Mr. Joshi was in possession of some cash obtained from the offense of money laundering। इनाम मिलेगा। He bought a property with that money and transferred such property to Mr. Keyur Pandya। Registration of the said property in the name of Mr. Keyur was pending, and the adjudicating authority under PMLA, after issuing a show cause notice of Mr. Joshi and considering his reply, pass an order for provisional attachment of the said property। Section 5, 180 days provisional attachment। During the trial of the said case by special court, Mr. Keyur came to know of the such attachment of property bought by him from Mr. Joshi, and he made immediately claim। देखो क्लेम किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत कहते हैं इसमें नहीं है। सर मैंने तो पूरा पैसा देके कहते हैं इसमें खरीदी और अकाउंट पे चेक दिया है। फर्दर ही मेंशन इन हिज क्लेम दैट ड्यू टू सच प्रोविजनल अटैचमेंट, सर 5 लाख का तो बिजनेस में नुकसान हो गया, नाम खराब हो गया। वेदर द स्पेशल कोर्ट कैन कंसिडर द क्लेम ऑफ मिस्टर केयूर एंड डायरेक्ट फॉर रीस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी टू हिम, दे सकता है। सेक्शन 8 में सीजी के पास, स्पेशल कोर्ट के पास ये पावर है, सीजी को कह दे कि सर इसका क्लेम सही बन रहा है, इसको प्रॉपर्टी दे दो। Whether Mr. Keyur could have made such claim at an earlier stage of the proceeding in respect of such property under PMLA, Section 5 में भी कह सकते हो। What is the option available with Mr. Keyur if the special court reject his claim? अपील फाइल कर दो। तो पहले तो सेक्शन 8 स्पेशल कोर्ट माइट कंसिडर द क्लेम, उसको लगा तो कर सकता है क्योंकि देखो वो इंटरेस्टेड पर्सन में आ रहा है। फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रिप्लाई कंसीडर करेगी, पार्टीज को सुनेगी, फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन आने के बाद जो ऑर्डर दे सकती है। अगर कोई और बंदा भी है तो वो भी आ सकता है, तो उसको भी सुनना पड़ेगा। मतलब केयूर डायरेक्टली तो पिक्चर में था नहीं क्योंकि उसके नाम पे प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं हुई, पर वो बाद में आके कहता है सर मेरा क्लेम है, तो उसको भी इंटीमेशन दे देंगे। अगर आप डिससेटिस्फाइड हो, ये फालतू में आ गया वर्डिंग,
तो आप उसके अगेंस्ट में क्या कर सकते हो, अपील फाइल कर सकते हो। स्पेशल कोर्ट है, उसके अगेंस्ट में अपील किसको जाएगी, अपीलेट ट्रिब्यूनल को। कंसिलिएशन मतलब अब आर्बिट्रेशन का क्वेश्चन आ गया। आर्बिट्रेशन तो देखो वैसे भी थोड़ा आसान पार्ट पड़ेगा आप लोगों के लिए। A dispute has been aroused between management of Paras Furnishing Limited and its labor. Dispute was to provide the basic facilities at the workplace, AC environment and hours of work. ये तो पहले भी आ रखा है MTP में। The management of the company sent an invitation to leader of the labor union to conciliate on the issues raised by the laborers. Union leader accepted the invitation. मतलब conciliation के लिए आपने invitation दिया, उसने accept कर लिया, तो conciliation तो हो ही रहा है। When the conciliation proceeding shall be said to be commenced in the given case, जैसे उसने invitation accept किया। How the settlement agreement will be arrived at by the conciliator, 3 step है देखो। पहले terms of settlement decide कर लो, फिर उसके बिया पर settlement agreement बना लो और उसको enforce करवा दो। Signage Jewelers Limited is engaged in the business of making and selling of gold ornaments. Recently, Government of India has made it compulsory for the jewelers to put an hallmarking on all the gold ornaments. सही बात है। However, the company is playing foul and not marking or wrong marking of hallmarking on the gold jewelry. Central Government ने ट्रिब्यूनल को एक एप्लीकेशन दी कि सर कंपनी के अफेयर्स कहते हैं इसमें प्री जुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट है। ट्रिब्यूनल सम्मन द कंपनी, लेकिन कंपनी आई नहीं। वन चांस वाज गिवन टू द कंपनी टू अपीयर, लेकिन कंपनी फिर नहीं आई। ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास कर दिया 30 जून को, विच प्रोवाइड्स द रेगुलेशन ऑफ कंडक्ट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी इन फ्यूचर। बिल्कुल सही किया। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस द सीजी कैन फाइल एप्लीकेशन बिफोर द ट्रिब्यूनल। देखो सेक्शन 241 ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट का बना हुआ है। जब सीजी को लगता है कि कंपनी का बिजनेस या कंपनी के अफेयर्स फ्रॉडुलेंटली केयर ऑन कहते हैं इसमें किए जा रहे हैं, या वो ट्रेड और इंडस्ट्री और के अगेंस्ट में कहते हैं इसमें होता है, तो सीजी भी ट्रिब्यूनल को क्या कर सकती है, अप्लाई कर सकती है। ये भी पता लगा सकती है कि ये पर्सन जो बिजनेस को चला रहे हो फिट एंड प्रॉपर पर्सन है या नहीं है। व्हाट आर द पावर्स ऑफ ट्रिब्यूनल आफ्टर फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 241। तो सबसे पहला तो वो नालायक बंदे चला रहे हैं उनके रॉन्ग मैनेजमेंट के हाथों से मैनेजमेंट को लो, और ट्रिब्यूनल उन अफेयर्स को क्या कर सकती है, कंट्रोल, इस केस की स्टडी के अकॉर्डिंग। आफ्टर द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल व्हाट शैल द कंपनी डू। ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आरओसी को फाइल कर दो। Rudraksh Ayurved Limited is engaged in the business of producing and selling of Ayurvedic medicines. Its purchase department is headed by Jagriti. The purchase department of company is responsible for purchasing various ingredients which are used for manufacturing of the Ayurvedic medicines. Some of the ingredients like Swarn Bhasma, Rajat Bhasma involves heavy cost. ये आयुर्वेदिक कंपनी है तो उसमें ये तो यूज में आती है। Jagriti was delegated purchasing powers of ingredient up to 1 lakh rupees individually for 1 lot and 10 lakh rupees to committee. Committee consists of head of purchase department, head of marketing department, head of finance and accounts, ये सब है। Supplier of the Swarn Bhasma and Rajat Bhasma raised their invoices and the amount due from the company was somewhere between 18 to 20 lakhs. Jagriti always negotiate with the suppliers to inflate the price by 10% of the actual price and pass on this 10% as commission to Jagriti. मतलब सर मैं कॉन्ट्रैक्ट दिला रही हूँ, पेमेंट दिला दूंगी, 10% मेरा, तो 90% उनको मिलता है। दिस प्रैक्टिस वाज बीइंग वर्क सिंस जागृति वाज प्रमोटेड टू द हेड ऑफ परचेज डिपार्टमेंट, मतलब 2019 जब से वो बनी। द बिल्स ऑफ सप्लायर वर सेंट टू फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट ओनली आफ्टर रिकमेंडेशन फॉर पेमेंट बाय जागृति। जागृति को एक कमीशन मिल रही है। मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी वाज हैविंग सम डाउट ऑन द इंटीग्रिटी ऑफ जागृति, हो गई। सो इट entrusted the forensic audit since January 2019 to till date of invoices recommended by her, जब से
द फॉरेंसिक ऑडिटर कैरी डिटेल इन्वेस्टिगेशन मार्केट प्राइस प्रिवेलिंग ऑफ स्वर्ण भस्म एंड रजत भस्म ऑन डिफरेंट टाइम्स। ऑडिटर ने बोगस सप्लायर भी भेजा जागृति को फॉर सप्लायर ऑफ स्वर्ण भस्म एंड रजत भस्म। द बोगस सप्लायर वाज आल्सो टोल्ड द सेम कमीशन शेयरिंग स्टोरी, मतलब भांडा फूट गया। The forensic auditor submitted the report to the managing director and narrated that by inflating the invoices by 10% of the company since January 2019 has incurred a total loss of 25 lakh rupees. The turnover of the company for the year ended 31st March 2021 was 50 crore. What punishment for fraud? अरे यार इतना आसान क्वेश्चन, मतलब क्या फ्रॉड के लिए पनिशमेंट हो सकता है? 447 दिया जा सकता है। इसने टोटल कितने का फ्रॉड किया, कोई अमाउंट आया है क्या? 25 लाख का नुकसान है। देखो 447 पढ़ोगे तो उसमें गिवन क्या है? नंबर 1 अमाउंट ऑफ फ्रॉड कितना है, पता चला लेस देन 10 लाख रुपीज और लेस देन 1% ऑफ टर्नओवर ऑफ कंपनी। यहां पर ऐसा तो कुछ दिया नहीं, 25 लाख बता रहे हैं, तो ये कौन सा वाला आ जाएगा? 10 लाख और मोर वाला है। तो इसका मतलब मिनिमम इम्प्रिजनमेंट अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता तो 3 ईयर्स है, जो मैक्सिमम कितना होगा? 10 ईयर्स। मिनिमम फाइन जितने का फ्रॉड किया जिसे एक्सटेंड किया जा सकता है 3 टाइम्स ऑफ द अमाउंट ऑफ फ्रॉड, एंड वर्ड है। सेकेंड, अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं होता तो मिनिमम इम्प्रिजनमेंट होता है 6 मंथ्स का, जिसको बढ़ाया जा सकता है 10 ईयर्स, एंड मिनिमम फाइन वही अमाउंट ऑफ फ्रॉड वर्सेस कहते हैं इसमें 3 टाइम्स ऑफ अमाउंट ऑफ फ्रॉड लगाया जा सकता है। अब अगर फ्रॉड गरीब वाला होता, मतलब 10 लाख से कम वाला होता, तो फिर इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 ईयर्स और फाइन अप टू ₹50 लाख और विद बोथ से पनिश किया जा सकता है। तो पनिशमेंट बता दिया। व्हाट वुड हैव बीन योर आंसर अगर अमाउंट गरीब होता? तो कम वाला पनिशमेंट। इफ द फ्रॉड इन क्वेश्चन वुड हैव बीन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट तो इम्प्रिजनमेंट मिनिमम चेंज हो जाएगा वो 3 ईयर्स। ये तो बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन दिया। देखो पहला 25 लाख है और टर्नओवर कितना है? 50 करोड़। तो 50 लाख कम हुआ, मतलब कौन सा हो गया? 25 लाख हो गया। भाई आपको क्या करना है? 1% ऑफ टर्नओवर निकालना है, दोनों में विच एवर इज लेस। तो लेस क्या गया? 25 लाख। तो मतलब सज़ा कितनी मिलेगी? मिनिमम 6 मंथ्स, मैक्सिमम 10 ईयर्स। फाइन मिनिमम 25 लाख, जिसको 3 टाइम्स मतलब 75 लाख। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, प्रेजेंटेशन सीखो यहाँ पर। फिर अगर अमाउंट 9 लाख ही होता, गरीब कहते हैं इसमें होता, तो वो 5 ईयर्स और 50 लाख और विद बोथ। लेकिन अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाता तो 6 मंथ्स का बढ़कर कितना हो जाता? 3 ईयर्स। चलो अब अपना लास्ट आ गया। क्लॉज 36 ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ स्वस्थ मेडिकल फार्मेसी लिमिटेड स्टेट्स दैट डेट्स ऑन विच द बोर्ड मीटिंग शैल बी हेल्ड एवरी ईयर एंड देयरफॉर बोर्ड मीटिंग्स आर हेल्ड एज शेड्यूल्ड। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। देयर इज नो नीड टू सेंड नोटिस ऑफ सच मीटिंग टू एवरी डायरेक्टर। बिल्कुल गलत है। आप बोर्ड मीटिंग का शेड्यूल फिक्स करो, उसमें दिक्कत नहीं है, नोटिस तो आपको एवरी डायरेक्टर को भेजना पड़ेगा। द नोटिस ऑफ द मीटिंग शैल बी सेंड टू एवरी डायरेक्टर ओनली इफ अ पर्टिकुलर बोर्ड मीटिंग इज हेल्ड ऑन अ डेट जो डिफरेंट है क्लॉज 36 से। गलत है। Raghav, one of the director of company, feels that it is mandatory to send notice of every board meeting to all the directors, otherwise it shall be violative of the relevant provisions. बिल्कुल सही है। जो डिफॉल्टिंग ऑफिसर उसे 25,000 का इनाम मिलेगा, ये तो पेनल्टी फॉलो करनी है। अब आपको बताना है क्या राघव सही कह रहा है? 100%। देखो यहाँ के लास्ट 2 पैरा। मतलब देखो आरटीपी, अमेंडमेंट, एमटीपी, ये सब पार्ट ऑफ प्रैक्टिस है। अमेंडमेंट कभी भी बहुत ज़्यादा वाले कहते हैं इसमें नहीं होते। ठीक है, इस बार तो सेबी रेगुलेशंस में थोड़े ज़्यादा कर दिए, अदरवाइज अमेंडमेंट ठीक ठाक होते हैं। तो आप क्या करो, अपनी जो प्रैक्टिस है उस पर लगे रहो। अपनी प्रैक्टिस सही करोगे फिर दिक्कत कहते हैं इसमें आनी नहीं है। सही? तो ये देख लो, इसमें राघव सही कह रहा है क्योंकि भेजना चाहिए, नहीं भेजा तो फिर जो नालायक ऑफिसर है उस पर 25,000 रुपीज़ की पेनल्टी आएगी, जिसकी ड्यूटी बनती थी नोटिस देने की। तो ये अपने सीए फाइनल की आरटीपी का कनेक्शन कहते हैं, इसमें क्या हो गया? खत्म।
बेस्ट ऑफ लक।